मिलिटेंट्स की थोड़ी उनके माइंडसेट को मुझे समझना है कि एक ग्रुप है जो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है एंड उनकी हेल्प भी करता है, इंटेलिजेंस ला के देता है, देन आपने जैसे कहा बटालियन भी बन गई, ऑपरेशंस में भी जा रहे हैं वो, एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं बुरहान वानी जैसे जो मिलिटेंसी में ही जाते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं एंड वैली में एक तरह से वो आग फैला रहे हैं। ये क्या डिफरेंस है दोनों के माइंडसेट में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो उन्होंने फिर एक नई चीज़, जनरल ज़ियाउल हक जब आए 1977 में, उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक अमरू नाम का ऑपरेशन को ईजाद किया, जिसके ज़रिए उन्होंने वो एक फ़िलॉसफी चलाई जो सारे देशवासियों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना पड़ा होगा, विच इज़ कॉल्ड अ डेथ बाय 1000 कट्स। सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार एक ऐसा, क्योंकि उस वक्त मैं कोर कमांडर था, तो हमने पहली दफ़ा ऐसा किया कि हम पार गए और टेररिस्ट ठिकानों पे उनको नुकसान पहुंचाया मल्टीपल लोकेशंस पे। तो आपने कहा पहली बार, इसके पहले नहीं किया था हमने कभी? कि वो हमेशा टेररिस्ट भेजते हैं और हम लोग हमेशा डिफेंसिव होते थे। वो टेररिस्ट आके हमारे सोल्जर्स को, हमारे सिविलियंस को मारते थे, कई बार बॉडीज को म्यूटिलेट करके जाते थे, आपने किससे सुने होंगे। तो इस बार हम अंदर गए, राइट, और एक मिसाल पैदा हुई जो कि 2.5 साल बाद फिर जब पुलवामा पे एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया तो फिर हमने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किए, वो भी टेररिस्ट कैंप पे बालाकोट में। पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं बच्चों के दिमाग में जिनको कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन स्कूल से वो सीखते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा। तो वो एक ऐसी चीज़ है, कश्मीर इज़ अ ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू की तरफ आ गई है, पीर पांजाल के टुवर्ड्स साउथ वो शिफ्ट हो गई है। तो ये रीजंस क्या है इसके पीछे? 2006 में जो पैलेस्टीन की इंतिफादा थी, उसको उससे प्रेरित होके, उससे इंस्पायर होके दे स्टार्टेड सिमिलर स्टोन पेल्टिंग मूवमेंट। जो मैं अब बताने वाला हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं है। दैट इज अ बोल्डर एक्सपेरिमेंट। व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड अ टेरिटोरियल आर्मी बटालियन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सरेंडर टेररिस्ट। हर कश्मीरी, दाढ़ी वाला जो कश्मीरी है वो टेररिस्ट नहीं है। जैसे मैं सिविल में हर आवाम को हमेशा लोगों को ये बताता था कि ये AK राइफल वाला जो जवान है ये आपका दुश्मन है। तो एक मौलवी ने मुझे कहा कि सर, बाहर जाके जब देखते हैं तब पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम तो ऐसे पत्थर फेंकते रह गए। सर, अभी जो ये जम्मू में जो अटैक्स हुए थे, डू यू थिंक इसका रिटेलिएशन इसी तरह से हम दे सकते हैं? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान किया था। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी बातें की है। हमने बात की है अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ's टेन्योर एज एन आर्मी मैन, और हमने बात की कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स को प्लान किया गया था। हमने पाकिस्तान को डिकोड करने की कोशिश की। हमने कश्मीर में आ रहे नए टेररिज्म वेव को डिकोड करने की कोशिश की। इनफैक्ट हमने बात की इखवान के बारे में, जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। हमने बात की कि बुरहान वानी जैसा एक इंसान एक मिलिटेंट टेररिस्ट कैसे बन जाता है, और हमने ये भी बात की कि किस तरह से कुछ मिलिटेंट्स जिन्हें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी समझ आ जाती है, जिन्हें पाकिस्तान का खेल समझ आ जाता है, वो इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एक पावर पैक्ड एपिसोड है। इससे आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा अबाउट पाकिस्तान एंड कश्मीर। सो इसे एंड तक देखना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते सर, जय हिंद, वेलकम ऑन द शो। नमस्ते, थैंक यू जयेश फॉर इनवाइटिंग मी एंड जय हिंद व्यूअर्स। जी सर। सर, आपके साथ में कई सारी बातें करनी है बिकॉज अगर कोई आपके करियर को स्कैन करता है, आपके लाइफ को स्कैन करता है, तो दे विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट कि भारत में क्या चल रहा था, स्पेशली कश्मीर में क्या चल रहा था। एंड आपकी वो जर्नी जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल फिर बन जाते हैं, बिकॉज इवन यू हैव सो मैनी अमेजिंग मैसेजेस जो आपने कई सारे पॉडकास्ट में पहले बात भी की है। एंड आज भी हम बहुत सारे वैसे ही आपके ज़िंदगी के पहलुओं को जानेंगे। बट सर, फर्स्टली आपकी अब नई किताब आने वाली है जनरल रेमिनिसेंस, तो इसका मुझे थोड़ा सा आपसे ब्रीफ जानना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ की कहानी तो है ही, बट उसके साथ साथ में नज़ीर वानी जी की भी कहानी है। सो व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट सर? तो
जिस्ट में, सारांश में मैं ये कहूँगा जयेश कि ये किताब या मैं यूँ कहूँगा कि मैं जब कमीशन हुआ था 1979 में, 1980 जनवरी में मेरा पहला पोस्टिंग श्रीनगर में था, मेरा सेंटर वहाँ पर है, जैक रेजिमेंटल सेंटर। राइट। और कुछ महीनों बाद नज़ीर वानी का जन्म हुआ कश्मीर में, और वो एक ऐसा शख्स है, जैसे जैसे मेरी सर्विस जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का मैं ऑफिसर हूँ, तो मेरी सर्विस जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में जैसे जैसे चलती गई, वो एक ऐसा शख्स है जो कि पहले गलत रास्ते पे चला, टेररिज्म की तरफ बढ़ा, फिर वो बाद में उसने कोर्स करेक्शन किया और बाद में वो इखवान के रूप में आया। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो वो आर्मी के साथ कोऑपरेट करके इखवान ने एक ऐसा ग्रुप बना था। उसके बाद वो टेरिटोरियल आर्मी बटालियन का एक जवान बना, और आखिर में उसने बहादुरी के 2 तमगे जीते थे पहले, और आखिर में जब मैं रिटायर हुआ 2018 में, तो उसके 24 दिन बाद उसने अपने जीवन का बलिदान दिया एक ऐसे ऑपरेशन में जिसमें उसको अशोक चक्र से नवाजा गया, जो हाईएस्ट अवार्ड था। तो मैं बताना ये चाहता था कि मेरी पूरी सर्विस जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में रही है, और उसकी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल साथ साथ चले हैं। राइट। तो इस किताब में समन्वय है, यानी कि 2 धाराएं चल रही हैं, 2 नैरेटिव्स हैं। एक मेरे इम्प्रेशंस जब मैं लेफ्टिनेंट था, कैप्टन था, मेजर था, मेरी सर्विस काफ़ी है जम्मू कश्मीर में, कर्नल, ब्रिगेडियर, हर रैंक में मैं जम्मू कश्मीर, और आखिर में मैं कोर कमांडर था कश्मीर में। तो फिर उस तरफ से उसकी जर्नी है, तो वो एक चैप्टर मेरा है, एक चैप्टर उसका है, और वे कहीं पे ये दोनों रास्ते आपस में मिलते भी हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो वो एक कहानी है, तो उसके नज़रिया मिलता है, वो मेरी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, और मेरे अपने इंप्रेशंस अपनी जगह हैं। तो फिर एक दिलचस्प सा समन्वय है इन दोनों चीज़ों का। राइट। बट सर, कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया आज बात करती है, एंड कई सारी उसमें ऐसे नुआंसेस है जो सिर्फ इंडियन आर्मी समझ सकती है या ब्यूरोक्रेसी समझ सकती है भारत की। इनफैक्ट बहुत सारे भारत के खुद सिटीजन ही समझ नहीं पाते कि कश्मीर का इशू क्या है। जी। इतने सालों से, इतने डेकेड से वहाँ पे वेव आफ्टर वेव मिलिटेंसी की आ रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज अभी भी जब हम न्यूज़ देखते हैं तो पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू के तरफ आ गई है, पीर पांजल के टुवर्ड्स साउथ वो शिफ्ट हो गई है। तो ये रीजंस क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसे है, 1988 में जब पुख्ता तरीके से ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, तब से लेके अब तक हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मिलिटेंसी और टेररिज्म में भी उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे ही फिर हमने अपना नेशनल रिस्पांस देखा, आर्मी का रिस्पांस वो कैसे हुआ है। राइट। तो ये सारी कहानी इस किताब में भी है कि और अब मैं संक्षेप में बताता हूँ कि जैसे मिलिटेंसी बढ़ती गई तो शुरू में बहुत टेररिस्ट थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट वहाँ से आते थे। वो क्या हुआ था कि 1979 में, आई बेग योर पार्डन, 1989 में रशिया अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर गया था, और रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए 10 साल में जब रशिया अफ़गानिस्तान में था तो रशिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई थी अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के ज़रिए चलाई थी। राइट। तो उन्होंने वो मुजाहिद जो है उनको ट्रेन किया जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते थे अफ़गानिस्तान में। 89 में वो अचानक फ्री हो गए मुजाहिद, क्योंकि अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई और तालिबान का रूल आ गया। तो फिर जब उनका अपना रूल हो गया और मुजाहिद फ्री हो गए तो वो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। दूसरी तरफ 1971 की वॉर के बाद, और पहले 65 की वॉर हुई थी, 47-48 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो 1971 की वॉर में जबकि एक डिसाइसिव तरीके से हमने यानी कि उस वॉर के दौरान पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, एक नया देश बांग्लादेश बन गया। तब पाकिस्तान तब ये समझ गया कि अब कन्वेंशनल तरीके से भारत पर
वो हावी नहीं हो सकता। राइट। तो उन्होंने फिर एक नई चीज़, जनरल ज़ियाउल हक जब आए 1977 में, उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक अमरू नाम का ऑपरेशन को इजाद किया, जिसके ज़रिए उन्होंने वो एक फ़िलॉसफी चलाई जो सारे देशवासियों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना पड़ा होगा, विच इज़ कॉल्ड अ डेथ बाय 1000 कट्स। राइट। तो डेथ बाय 1000 कट्स में यही है कि छोटे छोटे अटैक्स करवाना, टेररिस्ट को भेजना, ऐसी चीज़ों से हमारे को वो बर्बाद करना चाहते थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टाई अप करना चाहते थे, हमारी इकोनॉमी को ख़राब करना चाहते थे, और डिफेंस की तरफ हमारे को काफ़ी तवज्जो देनी पड़ी। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। नाउ दोज मुजाहिद्स हु हैड बीन फ्रीड अप, वो उनको अच्छा जगह मिल गया कश्मीर में भेजने का। तो शुरू में बहुत सारे फाइटर्स आते थे, अफ़गानिस्तान वाले, सूडान वाले। जब मैं कर्नल था, मैंने खुद इनकाउंटर्स में हिस्सा लिया हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो हमने कई अफ़गानी मारे हैं, सूडानी भी आए, सूडान नेशनल के भी थे और कुछ एक और नेशनल्स के। धीरे धीरे मिलिटेंसी भी, मैं यूँ कहूँगा कि इसका उतार चढ़ाव होता रहा। जब टाइम आया, इन्होंने जब ज़्यादा हम लोग हावी हो गए कश्मीर में, तो वो साउथ में चले गए, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जब पुंछ रजौरी के इलाके से ज़्यादा करने लग गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम आया, उन्होंने पथराव का शुरू कर दिया। 2006 में जो पैलेस्टीन की इंतिफादा थी, उससे प्रेरित होके, उससे इंस्पायर होके दे स्टार्टेड सिमिलर स्टोन पेल्टिंग मूवमेंट। तो ये स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी वाला, जो इन्होंने 2009 में शुरू किया कश्मीर में, और फिर तब से ये जोर पकड़ा हुआ है। फिर 2015 में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए। फेसबुक पे बुरहान वानी के ऊपर वो आने लगे, उसकी फ़ोटो आई, अपने सब 10 की अपना फेस, पहले नकाब से फेस छुपाया करते थे, अब अपना फेसबुक में फ़ोटो डाला। फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और व्हाट्सएप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ये सब देवर इंस्पायर्ड बाय द जैस्मिन रेवोल्यूशन जो ट्यूनीशिया में, और अरब स्प्रिंग जो हुए थे, तो उससे इंस्पायर होकर फिर अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। दूसरी तरफ आर्मी का भी ये रिस्पॉन्स था कि हमने पहले राष्ट्रीय राइफल्स नाम की एक फ़ोर्स खड़ी की। राष्ट्रीय राइफल्स की जो फोर्स खड़ी हुई है, तो वो एक अभी इनिशियली छोटे पैमाने पे, फिर उसको बढ़ाया गया। पर राष्ट्रीय राइफल्स इज टुडे द लार्जेस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्स इन द वर्ल्ड। राइट। नाउ so when we started Rashtriya Rifles, then we also started another experiment, and the other experiment that we started was called by the name of Ikhwan. ये 1993 में स्टार्ट हुआ, जब हमने कुछ सरेंडर टेररिस्ट से मिलके एक ऐसी फोर्स बनाई जो आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स और JNK पुलिस की मदद करते थे। दे वर फॉर्मर टेररिस्ट। अब टेररिस्ट हैं तो इनको टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके, बल्कि कईयों को बाय नेम जानते वानते थे। तो वो उन्होंने जब हेल्प करने हमारे को शुरू किया, तो बहुत अच्छे सक्सेसेस मिले। ओके। इन्होंने हेल्प किस तरह से किया? बाय गिविंग इंटेलिजेंस? बाय गिविंग इंटेलिजेंस, बाय ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द ऑपरेशंस अलोंग विद आवर फोर्सेस। एक दो गाइड चले जाएंगे और वो इसमें, तो ये इस किताब में नज़ीर वानी जब इख्वान बना, तो उसकी कहानी, जब मैं सिर्फ नज़ीर वानी को सामने रखते हुए उसकी कहानी लिखता हूँ, तो उसमें ऐसे कई कैरेक्टर्स आते हैं। नज़ीर वानी इज़ नॉट दी ओनली वन। राइट। तो मुश्ताक अहमद था, ज़हूर था, तो वो सब की कहानी है कि वो ऑपरेशंस में भी साथ जाया करते थे। तो 1993 से शुरू हुआ और 1996 में इतने अच्छे तरीके से कश्मीर में ऑपरेशंस हुए कि टेररिस्ट की तादाद काफ़ी कम हो गई। 1996 में हम स्टेट में इलेक्शंस करा पाए बहुत सालों बाद, विच वॉज, मिस्टर दुल्लत ने अपनी किताब में लिखा है, जो RNW के हेड रहे हैं, मिस्टर दुल्लत ने अपनी किताब में लिखा है कि दैट 1996 elections was a turning point in Kashmir. So 1996 election were possible only because of the help of Ikhwan. फिर एक, और जैसे मैंने पहले कहा कि इस 96 में इतनी हालत अच्छी होने लगे, बेहतर होने लगे, मतलब जिससे कि the terrorists were forced to take the movement to south of पीर पंजाल, इन जम्मू रीजन जिसकी आपने जिक्र किया, वो तब भी यही हुआ था, शुरू हो चुका था। तब से वो फिर जम्मू रीजन में उन्होंने शुरू किया। इनफैक्ट आई वाज अ कमांडिंग ऑफिसर
in Punch area that time. So that is the time when we had a lot of encounters. और मेरी जो पहली किताब आपके पास पड़ी है, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, तो इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स इस किताब में मैंने उस टाइम की, जब मैं कर्नल था, सीओ था, उस टाइम के कहानियाँ लिखी हैं कि कैसे ये हुआ था. सो धीरे धीरे इकवान, फिर बाद में आफ्टर अबाउट 9 years हमने इकवान का एक्सपेरिमेंट ख़त्म किया. इट वॉज़ अ वेरी बोल्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे कॉन्ट्रास का होता है, कॉन्ट्रा रेबल्स का. लेकिन हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया 2004 में. 2004 में जो हमने किया, शायद उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है. काउंट्रा रेबल्स जो इखवान वाले हैं, जो इस किताब में हैं, उसके तो मतलब साउथ अमेरिका में और भी कुछ मिसालें हैं, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं है. Okay. That is a bolder experiment. What we did is we created a territorial army battalion consisting of surrender terrorists. जो सरेंडर टेररिस्ट को मिला के हमने एक बटालियन बनाई, उनको ट्रेनिंग दी. तो यही जो पहले इखवान थे, ज़्यादातर वही इसमें आए. कुछ नहीं भी आए, दैट वाज देयर चॉइस, कुछ आर्मी में नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, बट ज़्यादातर वो आ गए इसमें. और उस बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया. वो बटालियन मेरी रेजिमेंट की है. जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल की बात कर रहे हैं. तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, मेरी रेजिमेंट सारे जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं. ये अकेली रेजिमेंट है जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही लोग जवान भर्ती होते हैं. तो ये एक नई रेजिमेंट या नया एक्सपेरिमेंट किया और इससे हमें बहुत अच्छे डिविडेंड्स मिले. बट सर एक चीज़ मुझे डाउट है यहाँ पे, क्योंकि हम बुरहान वानी की बात करते हैं तो एवरीवन नोस कि क्या हुआ था जब उसकी बॉडी भी हम आप ही ने मतलब रिटर्न की थी. तो एक वो बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आए थे उसके जनाजे में. एंड एट द सेम टाइम आप बात कर रहे हैं इखवान की. तो मुझे ये मिलिटेंट्स की थोड़ी उनके माइंडसेट को मुझे समझना है कि एक ग्रुप है जो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है एंड उनकी हेल्प भी करता है, इंटेलिजेंस ला के देता है. देन आपने जैसे कहा बटालियन भी बन गई, ऑपरेशंस में भी जा रहे हैं वो. एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं बुरहान वानी जैसे जो मिलिटेंसी में ही जाते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं एंड वैली में एक तरह से वो आग फैला रहे हैं. ये क्या डिफरेंस है दोनों के माइंडसेट में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा सवाल किया आपने जयेश. देखिए, जैसे जो मिलिटेंट, जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स थे, वो कौन थे? वो ऐसे मिलिटेंट थे जो पाकिस्तान की साजिश उनकी समझ में आ गई. कि वो पाकिस्तान अपना ही मसला हल करना चाहता है. वो कोई कश्मीर की इंडिपेंडेंस का नहीं सोच रहा है, वो कोई कश्मीर की डेवलपमेंट का नहीं सोच रहा है, और वो अपना ही उल्लू सीधा करना चाहता है. क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं बच्चों के दिमाग में, जिनको कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन स्कूल से वो सीखते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा. वो एक ऐसी चीज़ है, कश्मीर इज़ अ ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान. पाकिस्तान तो आप जानते हैं कैसी हालात में खड़ा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली. पाकिस्तान बिखरने वाली हालत में है. उसको यूएसए और चाइना और कुछ गल्फ कंट्रीज सपोर्ट ना करें तो वो बिखर जाएगा. उसके अलग अलग टाइप के चैलेंजेस हैं. तो पाकिस्तान को एक ग्लू जो बांध के रखा है, जिसने बांध के रखा है, वो है एक एंटी कश्मीर नैरेटिव. तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कमिंग बैक टू दिस टेररिज्म थिंग, सो हमारे जो टेररिस्ट हैं, जो सरेंडर टेररिस्ट हैं, वो लोग थे जो समझ गए पाकिस्तान के क्या मंसूबे हैं. सो सिंस दे अंडरस्टूड, दे केम ओवरबोर्ड, दे हेल्प्ड to the security forces against terrorism. अब जब एक तरफ बुरहान वानी जैसे हैं, उस टाइम भी मैं कोर कमांडर था जब हमने बुरहान वानी को मारा था जुलाई 2016 में. तो जब बुरहान वानी, एक तरफ बुरहान वानी है, तो लेकिन दूसरी तरफ नज़ीर वानी भी है. तो ये कहानी में मैं पहली दफ़ा मेरे ख्याल से किसी ने ऐसे ये चीज़ सामने लाया है कि कश्मीरी पैट्रियोटिज्म की बात भी की है हमने. आखिर नज़ीर वानी सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स है. उसको एक अशोक चक्र जो उसको मरणोपरांत मिला, उसके पहले उसको 2 सेना मेडल मिले हुए हैं. और इखवान के दिनों में जब उसने कितने ऑपरेशंस में हिस्सा लिया,
इकवान्स वर नॉट गिवन गैलेंट्री अवार्ड्स, क्योंकि वो सरेंडर टेररिस्ट थे, वो सोल्जर्स नहीं थे, तो अदरवाइज उसने तो बहुत सारे ऑपरेशन उसके अवार्ड्स हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी पैट्रियोटिज्म की भी कहानी है। तो कश्मीर से जो कहानियाँ आती हैं वो हमेशा टेररिज्म की नेगेटिव स्टोरीज आती हैं। दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टोरी फ्रॉम कश्मीर। मैं लास्ट सेंटेंस इसमें ये कहना चाहूँगा, मैंने ये किताब में भी लिखा है, मेरा हमेशा, मैं बहुत रैंक्स और लेवल्स पे रहा हूँ कश्मीर में, और कोर कमांडर भी था आखिर में, माय लास्ट अपॉइंटमेंट इन कश्मीर एज कोर कमांडर। मैं हमेशा अपने ऑफिसर्स और जवानों को समझाने की ये कोशिश करता था कि हर कश्मीरी, दाढ़ी वाला जो कश्मीरी है वो टेररिस्ट नहीं है। जैसे मैं हर सिविल में हर आवाम को हमेशा लोगों को ये बताता था कि ये AK राइफल वाला जो जवान है ये आपका दुश्मन नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से हूँ। मैंने इतने बहादुरी के किस्से देखे। हमारे वहाँ कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत आला दर्जे का काम कर रहे हैं। सर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? कितने ऐसे हमारे फौजी हैं जिनको शौर्य चक्र, सेना मेडल्स मिले हैं। वो अपने ही इलाके में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, टेररिस्ट से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब मैं कोर कमांडर था, मुझे याद है एक हवलदार था हमारा जैकलाई रेजिमेंट का, उसके घर को जला दिया, उसके फैमिली को हमें अपने सेंटर में पनाह देनी पड़ी। इनको इतनी चैलेंजेस होती हैं। ये लोग कई बारी जो अपने इनको गैलेंट्री मेडल मिलते हैं, हम बड़ी शान से अपना गैलेंट्री मेडल दिखाते हैं कि मेरे को सेना मेडल मिला है, मुझे शौर्य चक्र मिला है, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी कम्युनिटी में। लेकिन कश्मीरी मुसलमान को अपने मोहल्ले में, अपने गांव में वो मेडल को छुपाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रिटेलिएट करेंगे। हाँ, कोई रिटेलिएट करेगा। वो कई लोग उनको इस निगाह से देखते हैं कि ये तो ट्रेटर्स हैं कश्मीरी कॉज को। तो उनकी ज़िंदगी एक बड़े रिस्क से गुजरती है। और मैं ये फ़र्क समझाना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन में थोड़ा इनबिल्ट था और इससे मैं ख़त्म करूँगा इस बात को। एक तरफ अगर एक टेररिस्ट है, नज़ीर बुरहान वानी था, दूसरी तरफ वही कश्मीरी यूथ, जो यूथ है वो जैकलाई रेजिमेंट या किसी भी आर्मी की किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो जाता है, तो वही जवान वो कैसे चेंज हो जाता है? वो ऐसे चेंज होता है कि पहले तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, मिलिट्री कैंप में आ जाता है, वो अपने इन्फ्लुएंस से हट जाता है, क्योंकि गांव में, कम्युनिटी में उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनके कुछ गुमराह रिलीजियस टीचर्स हैं, राइट, तो वो मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे जिहाद की भावना फैलाते हैं, तो वो उनसे हट जाता है, ऐसे इन्फ्लुएंस से हट जाता है, वो आर्मी की ट्रेनिंग में आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो आर्मी की ट्रेनिंग करता है। क्या उम्र है उसकी? 17-18 साल। 17-18 साल की उम्र ही होती है जब एक लड़का गुमराह होता है, अगर वो गलत संगत में रहा। और कश्मीर के गांव में ये इसके चांसेस होना चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हाट हैपन्स हियर इज़ दैट ये एक आर्मी कैंप में आ गया, डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता है, देश प्रेम की भावना होती है, के बारे में देखता है बाकी औरों को। बट मोर इम्पॉर्टेंट, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है, वो अपनी बटालियन में जाता है। तो बटालियन हालांकि कभी कभी जम्मू कश्मीर में भी होती है, लेकिन हमेशा तो जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। अब उसकी पोस्टिंग हो जाती है, मान लीजिए उसकी पोस्टिंग हो गई अरुणाचल प्रदेश में। वो दूसरा देश देखता है, मतलब दूसरा प्रदेश देखता है, दूसरा रीजन देखता है, दूसरे लोग देखता है। फिर अगर उसकी पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली, यानी कि बटालियन चली जाती है दिल्ली या मेरठ, वो देखता है कि कितनी खुशहाली है, राइट, मेट्रो चलती है, इंटरनेट है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हैं, मॉल हैं, मतलब वो देखता है कि हम तो पीछे रह गए। मुझे याद है एक मौलवी ने हमें एक बार कहा, हमने कुछ गुडविल टूर्स भेजे थे, बच्चों को भेजते थे, उनके साथ में मौलवी और टीचर्स भी भेजते थे, जो दिल्ली, अजमेर शरीफ वगैरह घूम के 10 एक दिन का एक टूर करके वापस आते थे। तो उसके बाद मैं उनसे बातचीत करता था बच्चों से। तो एक मौलवी ने मुझे कहा कि सर, बाहर जाके जब देखते हैं तब पता चलता है कि
दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम तो ऐसे पत्थर फेंकते रह गए। तो एक फौजी जवान जब जाके देखता है ये सब, अब धीरे धीरे देखिए उसका एक साथी है जो भर्ती नहीं हो पाया या उसका रुझान नहीं था, तो वो ही इज फर्टाइल माइंड फॉर बिकमिंग अ टेररिस्ट। करेक्ट। और ये है जो इसको हमने ट्रेनिंग भी की और उस माहौल से निकाल के बाहर कर दिया। वो एक साल में एक दो बार छुट्टी आता है, तो बट वो ब्रेन वॉश नहीं होता, इसलिए वो दोनों अलग पाथ पे चल जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुरहान वानी ऑन वन साइड एंड नज़ीर वानी ऑन द अदर। बट सर ट्रस्ट फैक्टर के बारे में क्या? बिकॉज जैसे आपने कहा कि आप गुडविल टूर्स के लिए बच्चों को, मौलवीज को आउट ऑफ कश्मीर भेजते थे, आप दिल्ली भेजते थे, अजमेर शरीफ भेजते थे, ताकि उन्हें पता चले कि वो लाइफ क्या हो रही है वहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम जब इखवान जैसा एक ग्रुप बनता है तो आर्मी को कैसे ट्रस्ट होता है एक्स मिलिटेंट्स के ऊपर? बिकॉज इवन दैट इज समथिंग विच कैन बी वेरी कंसर्निंग कि अगर कल को वो फिर से पलट गया तो क्या? देखो, समवेयर यू हैव टू हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ एट टाइम्स। ऑफ कोर्स हम उसको ठोक बजा के करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। वंस वी आर वेरी कन्विंस्ड एंड दे प्रूव देयर लॉयल्टी, ओनली देन वी ट्रस्ट देम विद बिगर मिशंस। Okay. तो देयर इज ए सिस्टम, देयर इज ए प्रोसेस कि हम उनको तभी ट्रस्ट करते हैं जब वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर पाते हैं। राइट। फिर उनको भी ये पता है कि उनको हमारे साथ रहने में, जब एक बार वो ओवरबोर्ड आ ही गए हैं तो उनको फ़ायदा है, उनके परिवार को फ़ायदा है। और वो कई तो उनमें ऐसे थे एजुकेटेड, थोड़े ज़्यादातर जो सरेंडर टेररिस्ट हैं वो एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी JKSLF, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट। तो जैसे नाम से जाहिर है कि उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो जब स्टूडेंट्स थे तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे कंपेयर टू अदर टेररिस्ट। तो दैट इज़ वाई इन लोगों को ये देख पाए, वहाँ थोड़ी देर के बाद जान पाए, जब मैंने इतने लोगों को इंटरव्यू किया बाद में एक्स फॉर्मर टेररिस्ट को, तो ये लोग जो क्योंकि पढ़े लिखे थे ये थोड़ा इजीली समझ पाए कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्चुअली जस्ट अपना मतलब पूरा कर रहा है, और दे आर लाइक यूज एंड थ्रो वाले, इनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब ऐसे पढ़े लिखे लोग थे तो धीरे धीरे वी ऑल्सो कुड बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपो विद राइट। ओके सर, ये एक मेरे पास में डेटा है विच वॉज स्टेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा 2018 में ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग अराउंड 1328 इंसिडेंट्स हुए थे, बट 2023 एंड 24 अप टू जुलाई 0 इंसिडेंट्स। वाई इज दिस? ऐसा क्या बदल गया? एंड इसमें कितना पार्ट आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन का है? शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन जयेश, मतलब छोटा जवाब तो ये है कि ये मैं सारा श्रेय देता हूँ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को। ओके। देखिए, आर्टिकल 370 जब तक एब्रोगेट नहीं हुआ था, अब क्या है कि 370 के एब्रोगेशन के से पहले हमने ये स्टेट को दो मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया था। फिर जब एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370 तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, इसके दो हिस्से कर दिए, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई। लद्दाख को अलग कर दिया, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप। वो होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज लद्दाख वॉज गेटिंग वेरी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अटेंशन टू, सारा कुछ कश्मीर में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। मतलब जम्मू रीजन से भी ज़्यादा कश्मीर में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। वहीं पे फिर और बहुत इस चीज़ें हैं, करप्शन एंड थिंग्स लाइक दैट। अब आई विल नॉट एक्सपैंड द डिस्कशन। तो आर्टिकल जब ये डायरेक्टली दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेशन होने लग गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो गए, उससे क्या होता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस हट जाता है सिक्योरिटी के मामले में। आर्मी इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। बट पुलिस, दैट्स अनदर स्टोरी। आप जानते हैं हर एवरी स्टेट हैज़ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर द पुलिस। राइट। फिर पुलिस अगर है तो उसके साथ में जो उनके CRPF की एडिशनल बटालियंस आती हैं वो पुलिस के अधीन आती हैं, दे वर्क अंडर द पुलिस, तो फिर उनके ऊपर हो जाता है। BSF आती है, दे वर्क अंडर द पुलिस, एक्सेप्ट फॉर सम बटालियंस ऑफ BSF जो कि
LOC पे काम करती हैं वो आर्मी के अधीन होती हैं, लेकिन बाकी जो नीचे काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो पुलिस के साथ होते हैं. सो दैट देयर वाज नो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बन गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्न हो रहा था, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको मॉनिटर कर रहा है. तो जैसे ही वो स्टेट इंटरफेरेंस हटा, इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन, स्टेट इंटरफेरेंस हटा तो हम स्टोन पेल्टिंग रोक पाए. क्योंकि स्टोन पेल्टिंग रोकना तो बड़ा आसान है. टेररिस्ट फिर भी यहाँ वहाँ उठते हैं, टेररिस्ट एनकाउंटर्स होते हैं और टेररिस्ट किल होते हैं, कभी हमारे जवानों की कैजुअलिटीज़ होती हैं, कभी सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ होती हैं, फिर वो एक अलग चीज़ है. लेकिन स्टोन पेल्टिंग को रोकना बड़ा आसान है, ये तो क्लियरली दिख रहा है. जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया और ये स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हटा दिया, द केसेस हैव कम डाउन टू 0, नेक्स्ट टू निल. बट से ये ना थोड़ा, क्योंकि लोगों को इसको समझने में डिफिकल्टी होगी, आई वांट यू कि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि 370 हटने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि इतना इजी हो गया स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स को हटाना. इनफैक्ट बहुत सारे जो टेररिज्म के भी इवेंट्स होते थे, अटैक्स होते थे बाय मिलिटेंट्स, वो भी बहुत हद तक कम हो गए. तो ऐसे क्या पावर्स मिल गए आर्मी को जो इतना इजी हो गया? देखिए, पावर्स तो वही रहे. आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ कर दिया, क्या पावर्स मिल गए आर्मी को. तो मैं समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सब व्यूअर्स को, आर्मी स्टोन पेल्टिंग में स्टोन पेल्टिंग को रोकने में हिस्सा नहीं लेती है. ओके. आर्मी सिर्फ टेररिस्ट को एनकाउंटर्स में टेररिस्ट से लुआ लेती है, और वहाँ भी आर्मी जो है पहले मौका देती है टेररिस्ट को. आपने कई वीडियोस देखे होंगे जब वो मीडिया में भी आते हैं कि सरेंडर करो, हम चाहते हैं कि ये हमारे देशवासी हैं, ज़्यादातर कुछ हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट, लेकिन जो हमारे देशवासी हैं हम उनको चाहते हैं कि ये सरेंडर करें, हम मौका देते हैं. तो आर्मी सिर्फ टेररिस्ट एनकाउंटर्स में आती है. जब वहाँ से आर्मी चली जाती है या जब स्टोन पेल्टिंग के वारदात होते हैं, जब भी घटनाएं हुई, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है. राइट. So this is just to explain to everybody. अब वो कौन हैंडल करता है? J&K पुलिस हैंडल करती है, CRPF हैंडल करती है. तो जब ये फोर्सेस हैंडल करते हैं, तो जैसे मैंने पहले समझाया, जब स्टेट गवर्नमेंट होती है तो मसलन क्या होता है, हाउ डज इट ट्रांसलेट ऑन ग्राउंड. मसलन कुछ लोगों को राउंड अप कर लिया पुलिस ने और CRPF ने, उनको जो रिंग लीडर्स हैं उनको राउंड अप करता है, उनको हवालात में डाल देते हैं. तो कुछ दिन की कस्टडी अलाउड है, इंटरोगेशन होगी, थोड़ा सा वो होगा, तो एक कस्टडी में तो आ गए. लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये उस फलाने ग्रुप का है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी से है, ये जमात इस्लाम का है, ऐसे करके कोई ना कोई करके कल 1-2 दिन में वो निकल जाते हैं. राइट. लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है. अब कोई छोड़ने वाला नहीं है. तो अब धीरे धीरे फिर दैट इज द वे द स्टोन पेल्टिंग हैज स्टॉप्ड. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि स्टोन पेल्टिंग को रोकना तो बड़ी आसान चीज है. द विल इज नॉट देयर. ओके. पहले विल नहीं थी. तो तभी तो हम उसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो ये वाले पहलू हों जिसकी हमने चर्चा की, चाहे वो करप्शन हो, तभी वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है. आर्टिकल 370 ने एक ऐसा बैरियर बना दिया था कि हमें, जैसे कि ये इनकी ज़रूरत ही है, और वो पिछले 70-75 सालों में कश्मीर में वो 2 या 3 फैमिलीज़ में ही मेनली 2 ही फैमिलीज़ में अब तो सिमट के रह गया था. राइट. सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ हेल्प्ड. राइट. एंड सर, बहुत सारी अब डेटा सामने आ रहा है, बहुत सारा न्यूज़ अब बाहर आ रहा है. जब एब्रोगेशन हो रहा था आर्टिकल का, तब ये देखने मिल रहा था कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, हमारा जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, सबका एक बहुत यूनानिमस एक तरह से वो पूरा सिस्टम काम कर रहा था. एंड उसी टाइम पे देवर न्यूज़ की आर्टिकल 370 इज गेटिंग एब्रोगेटेड, सो इंटरनेट शट डाउन हो चुका है एंड एवरीथिंग वाज ऑन हाई अलर्ट एक तरह से. तो एब्रोगेशन के बाद में बहुत टाइम तक हमने पीस देखा. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? मतलब लोग वहाँ पे चाहते थे कि ये हट जाए आर्टिकल, या कुछ इंसिडेंट्स थे जिन्हें दबा दिया गया? देखो, ऐसे है, आर्टिकल हटने से तो कहीं ना कहीं हर कश्मीरी थोड़ा दुखी है. ओके. क्योंकि वो दे हैव सॉर्ट ऑफ ग्रोन अप विद इट.
उन्होंने सोचा कि जैसे कि ना ये उनसे कोई नाइंसाफ़ी हो गई। राइट। पर जब मैं कितनी बार कश्मीर गया, मेरे किसी कश्मीरी से मैं पूछता था कि भाई ये आर्टिकल 370 हटने से क्या ठीक है कि नहीं, नहीं ये तो बुरा हुआ। तो मैं बोलता हूँ लेकिन अभी तो वायलेंस बहुत कम हो गई, स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, टेररिस्ट एनकाउंटर कम हो गए, डेवलपमेंट हो रही है। हाँ वो तो बहुत अच्छा है बोलते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं पुलवामा गया, अनंतनाग गया, मैं अब रिटायर्ड ऑफिसर था, ख़ास तौर पे इस किताब के लिए जो मैंने इंटरव्यू किए फॉर्मर टेररिस्ट के, मैं इन सब जगहों में गया और मैंने गांव वालों से, अपने पुराने रिटायर्ड सोल्जर से, कईयों से बात की। तो सब कहते हैं कि हाँ नहीं वो तो ये सब ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रही है और वायलेंस कम है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन सबको एक दुख सबको है कि हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। राइट। तो चलो मैं उनकी बात से सहमत भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरी कर्म भूमि कश्मीर है, मेरे सारे जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जम्मू कश्मीर से हैं, मैं उनका ये समझ सकता हूँ। लेकिन हर एक को मैं यही कहता था कि वक्त आने पर आपकी स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी, ऐसा तो गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है। अब वो वक्त मेरे ख्याल अब तो आने भी वाला है। राइट। इसी महीने इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन स्टार्ट है JNK के। राइट। अब वो उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है कि स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए, वरना होम मिनिस्टर ने खुद कमिट किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कमिट किया हुआ है कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे जब हालात ठीक हो जाएंगे। तो आर्टिकल 370 इज अ डन डील, बट स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड। तो इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये एक ऐसी फीलिंग है, थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है। दे अंडरस्टैंड यस कि डेवलपमेंट हो रही है, दे अंडरस्टैंड कि थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बट उनको ये यूनियन टेरिटरी बना देना, राइट, क्योंकि वहाँ पे फिर ब्यूरोक्रेसी का भी वो रोल एक बहुत लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। एंड लोगों के पास में कोई हेल्प नहीं है, वो अगर उन्हें कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो किसके पास जाए उसके लिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कई आर्टिकल्स में भी लिखा है, किताब में भी, इस किताब में भी मैंने यही लिखा है, मैंने वे अहेड लिखा है। मैंने आर्टिकल 370 के बारे में जितनी चर्चा की है वो डिटेल्स के साथ की। उसके बाद क्या हुआ, पंचायत इलेक्शंस हुए, पहली बार ऐसा हुआ 3 टियर पंचायत इज़ इन प्लेस। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट ओनली फ्रॉम इन इंडिया, लेकिन गल्फ, मिडल ईस्ट कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आई है। मॉल्स बने हैं वहाँ पे, अभी KFC है, हल्दीराम्स है, ये कभी इन्होंने देखा नहीं था। आप और मैं किसी भी शहर में जाते हैं, छोटे शहर में भी जाते हैं, तो हम ये आउटलेट्स देखते हैं, राइट। KFC, मैकडोनल्ड, हल्दीराम, ओम स्वीट्स, जो भी है, उनके था ही नहीं। आप जानते हैं कि एक भी सिनेमा हॉल नहीं था कश्मीर में। मतलब बहुत पहले हुआ करते थे, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, जब मैं कैप्टन था, सब खत्म, ये मिलिट्री ने बंद कर दिया। ये तालिबान टाइप वो है कि नहीं, कोई सिनेमा नहीं देखेगा। तो अब मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो ये नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, ये जब देखेगी कि ये सिनेमा, अब मॉल्स हैं, मॉल्स देखेंगे, अब ये जो ईटिंग आउटलेट्स हैं, ये कई ऐसी ईटिंग आउटलेट्स आ गई हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। जब ये नई पीढ़ी देखती है, अब इंटरनेट चल रहा है ठीक से, ये सब होता है, तो इनकी एस्पिरेशंस चेंज हो जाएंगी। पहले वालों की एस्पिरेशंस बस वो नारे लगाते रहते थे, हम क्या चाहते, आज़ादी, हम क्या चाहते, आज़ादी। तो मैंने कई बार बच्चों से पूछा, आज़ादी किससे चाहिए भाई? पाकिस्तान से मिलना है? नहीं। किससे आज़ादी चाहिए? नहीं, वो समझते नहीं थे बस, लेकिन एक नारा होता था। So I think it will take some time, because जिन लोगों का माइंडसेट बन गया है, जो मैं कहूँगा रफली जो 30+ के हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। Right. उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं, एक ऐसा बहुत बड़ा परसेंटेज है, तबका है, जो कि जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे लिए बेटर है, हमारे बच्चों के लिए बेटर है। देखिए, इंसान हमेशा सोचता है कि मैं किस जगह पे जाके रहूं। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं और से आए, बॉम्बे में आके सेटल हुए ना, आपने बताया मेरे को इंटरव्यू से पहले। इंसान देखता है जहाँ पे उसको तरक्की हो सकती है, और इंसान ये भी देखना चाहता है कि मेरे बच्चे किस माहौल में
में बड़े होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज कुछ लोग ये देख रहे हैं कि जो अब माहौल पैदा हो रहा है, कोई मार्केट खुलती है, कोई हड़ताल नहीं होती, स्कूल खुलते हैं, पहले ये सब होता ही नहीं था। स्कूल हमेशा बंद होते थे, मार्केट्स बंद हो जाती थी, स्कूल स्ट्राइक्स वैसे हो जाती थी, पथराव हो जाता था। तो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो अच्छे माहौल में बढ़ेंगे। कुछ लोग समझते हैं, हाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी एलिनेटेड रहेंगे, बट धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरेगा और नई जनरेशन, ये पीढ़ी बड़ी हो जाएगी, दे हैव सीन दिस गुड साइड ऑफ लाइफ, राइट, तो फिर दे विल वांट दिस टू रिमेन एंड वी विल सी अ चेंज। देखिए साहब, जो पिछले 30-35-40 साल में खराब हुआ तो वो ओवरनाइट तो बदल नहीं सकता। बिल्कुल। बट सर, आपने इलेक्शंस की बात की, तो जिस तरह से आपने कहा था कि 96 के जो इलेक्शंस थे जी। वो किसी हद तक वाटरशेड मूवमेंट था कश्मीर के लिए। अब इस टाइम पे भी Yes. इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू यू क्या है ये? इज दिस ऑल्सो वाटरशेड मूवमेंट? क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हैं जो कह रहे हैं कि मे बी इट इज़ टू सून। आप जो लोकल वहाँ पे कुछ हम देख रहे थे कि प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस उभर के आ रहे थे, उन्हें थोड़ा और ग्राउंड वर्क करने का टाइम देते एंड देन इलेक्शंस अनाउंस करते। नहीं, मेरी समझ से ये करना ठीक नहीं है। ओके, मेरी समझ से ऑलरेडी 5 साल हो गए। इट है, जैसे आपने भी पहले सवाल में कहा था कुछ देर पहले कि अगर वहाँ के लोगों को कोई ग्रीवेंसेस है किसके पास जाएं। वी हैव टू गिव वेंट टू द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। राइट, मतलब जो उनके अंदर जो एक जो पॉलिटिक्स है वो चलनी चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। अब जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो इंजीनियर रशीद इलेक्ट हो गया। अब ही इज ए वेरी क्लियरली ए प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो टेररिस्ट लीडर, लेकिन अगर लोगों ने उसको इलेक्ट किया है तो ये डेमोक्रेसी है। मैं आपको कितने लीडर गिना सकता हूँ हमारे पूरे देश में, चाहे वो स्टेट असेंबलीज में हो या पार्लियामेंट में हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनको कोई हक नहीं बनता अब बैठने का। लेकिन डेमोक्रेसी का यही तो आश्चर्य है कि डेमोक्रेसी है तो इनको अलाउड होना चाहिए, सॉरी, ये इलेक्ट करने का इनको हक है। अब धीरे धीरे कश्मीरी जो हैं वो समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि क्या उनके हक में है और क्या उनके हक में नहीं है। सो इंडियन वोटर इज ऑल्सो गेटिंग वेरी मैच्योर्ड। तो अब देखना है कि वोटर कैसे, किस तरफ से इलेक्शंस क्या रिजल्ट थ्रो करते हैं। लेकिन मेरी समझ से ये आने वाले समय में हमेशा एक वाटरशेड मोमेंट होगा, क्योंकि पिछले कितने सालों से द लास्ट इलेक्शन वाज इन 2014, तो अब 10 साल बाद इलेक्शन होंगे कश्मीर में। राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ एक एक्सेप्शंस होंगे जो मैंने एक नाम लिया, कुछ एक और ऐसे शायद लोग आ जाएं जो कि यू नो दे मे नॉट बी, दे मे हैव एन एंटी इंडिया सॉर्ट ऑफ स्टैंस और एटीट्यूड, बट आई थिंक ओवरऑल इलेक्शंस होना, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड सर, जो सेकंड चीज़, इनफैक्ट वहाँ पे जो जिस तरह का मिलिटेंसी भी हो रही है अब, इट हैज़ ऑल्सो टेकन अ वेरी सेक्युलर एक इमेज ले लिया है उसने। जैसे कश्मीरी टाइगर्स है, देन पीपल्स रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, अब ये है तो वही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा के या जैश ए मोहम्मद के, बट एक अलग रूप से वो आ रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टेल इंडिया कि आपके ही लोग आपके अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। इट इज़ नॉट मिलिटेंसी, इट इज़ नॉट टेररिज्म। सो ये क्या हो रहा है? देखिए, मैंने आपको, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि टेररिज्म हैज़ इवॉल्व विद टाइम्स। पहले वो फेस ढक के अपना कवर करके करते थे, फिर फेसबुक पे डाल दिया फोटो अपना। टाइम के साथ साथ उन्होंने पथराव शुरू किया, स्टोन पेल्टिंग, वो पैलेस्टीन से उन्होंने सीखा। पैलेस्टीन में ये 2006 में उन्होंने पथराव शुरू किया। क्यों? क्योंकि पथराव जो है, स्टोन पेल्टिंग जो है, उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो लोग देखते हैं कि ये तो अनार्म्ड प्रोटेस्ट है, इसमें हथियार नहीं है। राइट। हालांकि स्टोन पेल्टिंग हथियार ना हो, लेकिन बड़ा, इट इज़ नॉट नॉन वायलेंट, इट इज़ वायलेंट। तो ऐसे जब नई नई चीज़ें वो अडॉप्ट करते रहे, उसी श्रृंखला में आगे आके अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि FATF के माध्यम से
देवर में बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे थे पाकिस्तान पे, तो उन्होंने वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को का एक फ्रंट दूसरा बना दिया। और अब पहले जो नाम थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं सबके, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तो ये सारे फंडामेंटलिस्टिक, इनके लफ्ज़, इनके वर्ड्स का मतलब ही वो है। तो वेरेज अब जो नए नाम है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, तो यू नो दो नेम्स आर दे आर मेलोड डाउन लिटिल बिट। ये भी पैलेस्टीन में जिस तरह के वो है वैसे ही सेम चीज तो है। वही कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी स्टैब्लिश कर ली है। ऑनलाइन प्रेजेंस स्टैब्लिश करने क्यों किया है? क्योंकि आईसिस जो है वो ऑनलाइन के हिसाब से चलता है। राइट। ऑनलाइन वाले, देयर रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो ऑनलाइन, तो वो उन्होंने पावर ऑफ इंटरनेट को इस्तेमाल किया। तो इन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया। अब अब हमने लश्कर तैयबा वगैरह को अगर एलईटी के लिए डोजियर्स दिए, यूएन में देते हैं, फिर ये जो FATF है पेरिस में, तो इसमें जब इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करार दिया जाता है तो इनके फंड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब एक नया ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एलईटी की जगह TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट बन गया, तो रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ आप जब तक इकट्ठे करोगे डोजियर्स और प्रूफ और एविडेंस दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ताकि उसको भी फिर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करार दिया जाए। तो इट विल टेक सम टाइम। सो दिस इज अ स्मार्ट मूव ऑन देयर पार्ट, टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। बट सर, ये जम्मू की तरफ वापस क्यों मूव करता जा रहा है? क्योंकि अब तो इस तरह जा रहा है जहाँ से ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी। जो पीर पांजाल के साउथ में ये जा रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी स्टीप एक लोकेशन है जोग्राफिकली। सो हाउ डू यू काउंटर दैट? नहीं, ऐसा है कि पीर पंजाल की जो पहाड़ी है, माउंटेन रेंज है, वो कश्मीर रीजन को और जम्मू रीजन को सेपरेट करते हैं। तो जो पहाड़ हैं वो दे आर नॉट इनहेबिटेड। द पीर पंजाल रेंज पर से सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ी ढोक हैं जो ग्रेजियर्स जाते हैं। बट नीचे जो इलाका है जम्मू रीजन, पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह या कठुआ की तरफ नीचे भी कुछ वारदातें हुई हैं, तो वहाँ पे तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है। So that's not the case. Yes, initially they were only on the Pir Panjal range, but now they have moved down south. Right. Why? ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 90s में भी ये हुआ कि इन्होंने जम्मू रीजन को एक्टिवेट किया। अब कश्मीर में एक बहुत पुख्ता तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड जो है बहुत रोबस्ट है। साउथ ऑफ पीर पंजाल, जम्मू, पुंछ, रजौरी, कठुआ, भद्रवाह, डोडा, वो सब इलाकों में उन इलाकों में एक्चुअली सिचुएशन हैड इम्प्रूव्ड सो मच दैट हमने जितने एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करे थे उसमें से कुछ हमने कम कर दिए। तो देखिए, जो काउंटर टेररिज्म की डिप्लॉयमेंट होती है, दैट इज ऑलवेज वेरी डायनेमिक। इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड डिप्लॉयमेंट, इट इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट। सो वी हैव थिन्ड आउट द डिप्लॉयमेंट फ्रॉम देयर। तो हमने कुछ कम कर दी क्योंकि हालात नॉर्मल से होने लगे थे। अब इसलिए वो जान के इस एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर विच वॉज द हॉट बेड, वी सॉ 2 करोड़ टूरिस्ट विच इज दिस ईयर अनप्रेसिडेंटेड। इतने कभी नहीं हुए। जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, डेवलपमेंट हो रही है, 2 करोड़ टूरिस्ट वी आर सीइंग। आफ्टर टूरिस्ट का फायदा किसको होता है? अमरनाथ यात्रा हैज अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। तो एवरी वन हु गोज देयर एज टूरिस्ट और ए यात्री, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो मनी किसके पॉकेट में जा रहा है? लोकल्स। सो दैट मच इज द मनी दैट इज कमिंग इनटू अ स्टेट। सो उसका फायदा हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, वायलेंस कम हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, रात को लाल चौक पे झंडा है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के फंक्शंस हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। जब ये सब देखते हैं तो पाकिस्तान और उनके हैंडलर्स जो उस तरफ बैठे हुए हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा। अब वो चाहते हैं कि दोबारा कुछ दहशतगर्दी हो,
सबके दिमाग से ये हटाना है कि ये सब नॉर्मल हो रहा है। तो उसके लिए सबके दिमाग में एक डर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है कि जम्मू रीजन को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन मेरी सलाह है, मैंने इस किताब में भी लिखा है, अब तो खैर इलेक्शंस आ ही गए, कि हमें हर हालत में चाहे एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करें, और हमने भेज दिए हैं आर्मी में आर्मी की एक ब्रिगेड जम्मू रीजन में चली गई है पिछले महीने। तो हमने जो भी स्टेप्स कदम उठाने पड़े हमें उठाएं, लेकिन हमने हर हालत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने चाहिए टेररिस्ट के। हमें हर हालत में ये इलेक्शन कराने ही चाहिए, और मुझे यकीन है कि अच्छे ढंग से पीसफुली हम लोग इलेक्शंस करा पाएंगे। राइट सर, आज जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड करें, जब तक ये बाहर आएगा तब तक सर्जिकल स्ट्राइक्स की एनिवर्सरी भी होगी जी। उसी के अराउंड हम इस एपिसोड को रिलीज़ करेंगे। एंड आपकी जो फर्स्ट बुक थी इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, उसमें आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में मेंशन किया था। इनफैक्ट इस बुक में भी आपने मेंशन किया, आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे। नाउ आप सर्जिकल स्ट्राइक्स के एक बहुत मेजर पार्ट रहे हैं, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक्चुअली इसकी प्लानिंग किस तरह से होती है एंड हाउ डू वी एग्जीक्यूट इट। ऑफ कोर्स आप कुछ चीज़ें जो नहीं बता सकते, बट जो भी आप बता सकते हैं, आई वुड लव टू नो दैट। तो देखिए, ऐसे है, आज की तारीख में सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं तो आवाम को, पूरे इंडिया को, सिटीजन्स को, लोगों को ज़्यादातर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप सबको कहाँ से पता है? उड़ी पिक्चर से। अब उड़ी की बात करते हैं तो सब हाउस द जोश, सर्जिकल स्ट्राइक्स, यही बातें करते हैं ना सब। तो सब समझते हैं सर्जिकल, और सब ठीक समझते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार एक ऐसा, वो कि उस वक्त मैं कोर कमांडर था, तो हमने पहली दफ़ा ऐसा किया कि हम पार गए और टेररिस्ट ठिकानों पे उनको नुकसान पहुंचाया मल्टीपल लोकेशंस पे। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा पहली बार, इसके पहले नहीं किया था हमने ये कभी? इस पैमाने पे नहीं किया था, नंबर वन। एंड सेकेंडली, व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम इज दैट द कंट्री टुक ओनरशिप। अगले दिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अगले दिन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बाकायदा पूरी यूनिफॉर्म में वर्ल्ड प्रेस के सामने, टीवी मीडिया में आके लाइव उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने किया है। देखिए साहब, एक तरफ है पाकिस्तान जो हमेशा नकारता है, डिनायल में रहता है। जब हम बोलते हैं कि आपने टेररिस्ट भेजे, तो बोलते हैं साहब हमने नहीं भेजे, ये तो आपके अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं। राइट। तो हमने उल्टा किया, और यही मैंने सजेस्ट किया था जब हमने ये स्ट्राइक की बात की थी। मिस्टर पारिकर, लेट मिस्टर मनोहर पारिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उसी दिन पहुंच गए, 18 सितंबर को ही पहुंच गए थे, और हमने यही बात की थी कि वी शुड अनाउंस इट एंड टेक ओनरशिप। और हमने ओनरशिप ली और हमने कहा कि हमने किया है। अनलाइक पाकिस्तान विच डिनाइज, वी सेड नो, वी हैव डन इट एंड वी डिड इट बिकॉज यू डिड उड़ी। तो 18 सितंबर को मैं ये कह रहा था कि सब लोग कहते हैं बड़ा हाई प्रोफाइल अटैक किया, पहली बार ये किया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा फेलियर था। कैसे? 18 सितंबर को मैं कोर कमांडर था। आई लॉस्ट 18 सोल्जर्स ऑन माई वॉच। 18 यंग जवान मैं जब मेरी कमांडरी में उनकी, वी लॉस्ट देम। तो उसी दिन फिर मिस्टर पारिकर आए। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लीडर आते हैं बाद में। उसी दिन आ गए वो। उसी दिन आर्मी चीफ भी आ गए थे, पहले आ गए थे, बल्कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। तो ये हम उड़ी भी गए, वापस आए, नॉट मिस्टर पारिकर, आर्मी चीफ वगैरह। बट जब वो आए और उन्होंने जब हमसे पूछा, और ये सब लिखा है इस किताब में भी, इसमें भी पूरी डिटेल्स है कि जब उन्होंने पूछा तो पहले आर्मी चीफ ने अपना नेशनल लेवल पे अपना व्यू पॉइंट रखा कि हमारे और हमारी क्या क्रिटिकलिटीज़ हैं और कितनी कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारी इश्यूज़ हैं। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन ये डिस्कशन हम 4 लोगों में ही हो रही थी। और उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने तो बल्कि एक छोटा सा सेंटेंस कहा कि आप हाँ कह दो, हम कर देंगे। और उन्होंने फिर इंटरेस्ट दिखाया, और मैं तो दाद देता हूँ उनकी बोल्ड डिसीजन की। उन्होंने वहीं पे हाँ बोल दिया।
नहीं तो वो कह सकते थे कि मैं जाऊंगा दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा और फिर आपको बता देंगे, और फिर वो कभी होता ही नहीं। उन्होंने उसी दिन हामी भर दी और हमने 10 दिन के अंदर, 18 तारीख को ये हुआ था, 10 दिन के अंदर 28 तारीख की रात को हमने लॉन्च किया और 29 सुबह अनाउंस कर दिया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतने मल्टीपल लोकेशंस पे, इतना डीप जाके अंदर टेररिस्ट कैंप्स पे टेररिस्ट को ठोका और उनको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो हमेशा टेररिस्ट भेजते थे और हम लोग हमेशा डिफेंसिव होते थे। वो टेररिस्ट आके हमारे सोल्जर्स को, हमारे सिविलियंस को मारते थे, कई बार बॉडीज को म्यूटिलेट करके जाते थे, आपने किस्से सुने होंगे, और हम हमेशा डिफेंसिव ही होते थे। तो इस बार हम अंदर गए, राइट, और इससे फिर एक मिसाल पैदा हुई, जो कि 2.5 साल बाद, उसके 2.5 साल बाद फिर जब पुलवामा पे एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक किया, तो फिर हमने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किए, वो भी टेररिस्ट कैंप पे बालाकोट में। तो एक किस्म से एक नया ऑफेंसिव, एक नई हमने रेड लाइंस बनाई कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम ये करने की क्षमता भी रखते हैं और इंटेंशन भी रखते हैं। बट सर आई मीन नो ऑफेंस, बट ये दो धारी तलवार नहीं है अनाउंस करना कि, क्योंकि ऑफ कोर्स अब अगर आपने अटैक्स किए, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, तो उन्हें तो पता ही है, उन्हें उस चीज़ का डर भी है कि अगर हम कुछ अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा आएगा। बट एट द सेम टाइम उन्हें अब ये भी पता है कि रिटेलिएशन आएगा, तो दे कैन प्लान देयर मूव्स इन एडवांस। देखिए, उसमें क्या होता है कि जैसे जब हमने एक बार सर्जिकल, उड़ी के एवज में सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया, तो अब पहले इंडियन आर्मी एलओसी पर एम्बुश और पेट्रोलिंग करती थी, अब उनकी आर्मी को भी एक डर बैठ गया है कि पता नहीं कब आ जाएंगे, तो वो भी अब पेट्रोलिंग करने शुरू कर दी उन्होंने, एलओसी पर एम्बुश लगाने लग गए। तो उनके आर्मी पे भी स्ट्रेन पड़ रहा है। तो अब जो है, हमने ये डर उनके भी दिमाग में बिठा दिया है, राइट, विच इज अ ग्रेट थिंग इन एनी केस, जो पहले नहीं हुआ कभी। तो रही बात, उनको भी पता है, इसलिए अगर कोई हाई प्रोफाइल टेरर अटैक होगा तो अब मेरी समझ से ऐसा जो भी सत्ता में हो, उन्हें ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आर्मी का रास्ता खुल गया है एक किस्म से, दैट इज द वे। सर, अभी जो ये जम्मू में जो अटैक्स हुए थे, डू यू थिंक इसका रिटेलिएशन इसी तरह से हम दे सकते हैं? देखिए, हम हर अटैक पर हम ये नहीं कह सकते कि हम पार जाके मारेंगे। दैट इज नॉट द वे टू डू दिस, दैट कैन एस्केलेट मैटर्स। फिर हम हर चीज़ में अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर वो उस पर रिटेलिएशन आ जाएगा, फिर वो रिटेलिएशन होगा, तो फिर वो जो एस्केलेशन है वो इट कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार ऐसे होता है, फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, राइट। इसलिए अपना जो एस्केलेटरी लैडर जिसको हम कहते हैं आर्मी पार्लेंस में, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड लेट दैट एस्केलेटरी लैडर बी इन आवर कंट्रोल। राइट, ओके। एंड सर, आपके करियर में एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ का पार्ट रहे है, दैट वाज नेशनल वॉर मेमोरियल का, जो आपने एक तरह से पूरी तरह से प्लानिंग किया था उसका, आप CIDS थे उस वक्त। इसके बारे में मुझे बताइए, बिकॉज एज सिविलियंस हम समझ नहीं पाते इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड आई रियली वांट कि आप इसमें टैप इन करें। मैं मतलब बड़ी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज नॉर्मली लोग मेरे से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करके छोड़ देते हैं। जब मैं कोर कमांडर था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके 1 महीने बाद मैं ऑन प्रमोशन दिल्ली आ गया। आई वॉज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट अनाउंस ही नहीं हुई थी, वो तो मेरे रिटायर होने के बाद हुआ। तो आई वॉज हेड ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो उसी टाइम मैं 1 नवंबर से यहाँ पे था, 1 नवंबर 2016, और द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड was attend the jury meeting of the design selection
ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये बिकॉज ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो है ये तीनों सर्विसेज का मिला हुआ मतलब मेमोरियल फॉर ऑल 3 सर्विसेज, तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के अधीन आया। तो ये मेरे को चार्ज सौंपा गया। मतलब मुझे ये याद है कि 1 नवंबर पहले दिन ही मैं वहाँ पे गया था ज्यूरी मीटिंग में, डिज़ाइन सिलेक्शन हो रही थी। तो डिज़ाइन सिलेक्शन से लेके कंस्ट्रक्शन तक अगले 2-2.25 साल में मैं इसके साथ जुड़ा हुआ था। मतलब आई वॉज द CFA ऑल्सो, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी। मैंने उसका ओवरसी किया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब कंस्ट्रक्शन में आपने कई फोटोज देखे होंगे, कंस्ट्रक्शन पे जब जा के उसकी प्रोग्रेस देखते थे, उसमें कई कई मोड़ आए, कई ऑब्स्टिकल्स आए, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आफ्टर so many years, after 7 decades of independence, पहली दफा कि एक befitting memorial has been made। मतलब एक ऐसा शानदार मेमोरियल बनाया गया है जो कि भारत माता के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उन सब की मेमोरी के लिए। और आज जाओ तो कितना सुकून मिलता है उनको, जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे यहाँ पे कोई एक भी मेमोरियल, हर देश में, मैं कई देशों में गया हूँ, हर देश में कैपिटल में एक नेशनल मेमोरियल होता है। और रशिया में एक बड़ी अच्छी प्रथा है। रशिया में जब शादी होती है किसी की, स्ट्रेट फ्रॉम द वेडिंग वो जाते हैं एक वॉर मेमोरियल पे और ब्राइडल ड्रेस में, गाउन में, उसमें दूल्हा दुल्हन जो है वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं जस्ट आफ्टर वेडिंग, मेमोरियल में। दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस पीपल गिव टू मेमोरियल्स। और हमारे पास मेमोरियल ही नहीं था। आर्मी कैंटोनमेंट्स में कोई था जहाँ पे कोई जाता नहीं था, आर्मी कैंटोनमेंट में जा नहीं सकते। तो ये मेमोरियल जो है बहुत अच्छा एक विजन थी जो है प्राइम मिनिस्टर की, बिकॉज ही इज़ द वन हु गेव अस दैट स्पॉट। वरना हमें इंडिया गेट के पास वाला जगह कौन देता? 40 एकर्स ऑफ लैंड जिन्होंने पहले देखा हुआ है इंडिया गेट वहाँ पे। तो वो 40 एकड़ में नेशनल वॉर मेमोरियल बना। मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है इस बात से है। और ये सेंटेंस मैंने इस किताब से ले रहा हूँ। मैंने लिखा है कि जैसे मैंने काउंटर टेररिज्म पे में ज़्यादा सर्विस की है, और जैसे कि मेरी ऑपरेशनल सर्विस का सबसे पिनेकल हाईएस्ट पॉइंट आया था जब मैं कोर कमांडर था, सबसे हाईएस्ट रैंक था। और उसमें मुझे जो अच्छी सक्सेस मिली, जब पहले बुरहान वानी का जो एलिमिनेशन था वो बहुत बड़ा नाम बन गया था, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो कि एक पहली बार की, वो मेरे ऑफिस में प्लान हुई और हमने एग्जीक्यूट की कश्मीर में। उसी तरह मैंने अपनी सर्विस का जो अंत किया, क्योंकि उसके बाद मैं 2 साल से थोड़ा ऊपर और सर्विस की मैंने दिल्ली में, और उसमें मुझे ये मौका दिया ऊपर वाले ने कि मैं इस नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ जुड़ सका, उसकी कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सका, कंट्रीब्यूट कर सका। और आज उसमें जितने भी मैंने भी, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मैंने 8 जवान खोए, 2 ऑफिसर और 6 जवान खोए। ये 18 जवानों की मैंने बात की। मैंने हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे बलिदान छुपे हुए हैं। तो इन सब को एक बिफिटिंग मेमोरियल बनाने में मैं अपना योगदान दे सका। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को ऑनर्ड महसूस करता हूँ। सही, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट इसे मानते हैं? मेरी उस किताब में लास्ट में एक छोटा सा 3-4 पेज का एक वाक़या है। जब मैं रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में मेरे जो फंक्शंस, फेयरवेल फंक्शंस चल रहे थे, तो मैंने एक जगह पे कहीं लोगों, ऑफिसर्स को एड्रेस किया, तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा, शायद प्रेस भी थी वहाँ पे, किसी ने सवाल पूछा कि विच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। तो मेरे दिमाग में सीधा आया कि बिगेस्ट अचीवमेंट, तो मतलब जैसे आया स्ट्रेट वे सर्जिकल स्ट्राइक,
आफ्टर उड़ी, जितने मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, जितने हमने मैं यूनिट साइटेशन ली थी एज ए कमांडिंग ऑफिसर, और जितने ऑनर्स मिले हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं जो मतलब तो बड़े, उससे यू फील वेरी, एंड यूर स्पेशली इन द लास्ट डेज रिटायर होने से पहले आप बहुत सोचते हो उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को अपने जवानों से जो प्यार मिला है, हमारे एक ऑर्डर पे जवान अपनी जान की बाजी लगा के आगे चला जाता है। ही रिस्क्स हिज लाइफ फॉर यू और फॉर योर ऑर्डर, ऑन योर ऑर्डर्स। ही इज सो मोटिवेटेड, आपकी लीडरशिप के अंदर वो जाने को तैयार है। मुझे अपने ऑफिसर से जो लॉयल्टी मिली है, आई थिंक दैट इज फार मोर वैल्यूएबल। जो ये मैंने मेडल्स और अचीवमेंट्स की अगर बात करता हूँ, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल ये है, मैंने सोचा। लेकिन जो मैंने जवाब दिया तो ये दोनों से हट के था। अच्छा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका जवाब है, आपके सवाल का जवाब। आई थिंक माई बिगेस्ट अचीवमेंट हैज़ बीन कि मैंने जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था एज ए कर्नल, आई वाज कमांडिंग माई बटालियन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पुंछ। मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने 8 मेरे जवान जो है उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें 2 ऑफिसर थे। मैंने 2 विडोज़ की, विधवाओं की रीमैरिज करवाई, एक ऑफिसर की और एक जवान की। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ द थिंग दैट गिव्स मी द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ satisfaction, and I count that as my biggest achievement. राइट सर, आपकी ये जो फर्स्ट बुक थी, ये तो इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है एंड बहुत सराहा है इस बुक को, क्योंकि इसमें कई सारी कहानियाँ थी जो लोगों को बहुत पसंद आई है, और यूजुअली ऐसी कहानियाँ लोगों को पता नहीं होती। जी, एंड इसे 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है। अब आपकी सेकंड बुक भी आ रही है, जिसके बारे में आज हमने बात भी की है इस पॉडकास्ट में। इसके बाद में सर क्या प्लान्स है, कौन सी बुक्स आप प्लान कर रहे हैं लिखने का? इनफैक्ट मेरी तीसरी किताब मैंने ऑलरेडी लिख दी है, और वो हापर कॉलिंस को मैं दे चुका हूँ अपनी मैन्युस्क्रिप्ट। अब वो एडिटिंग का दौर चल रहा है, और वो परहैप्स शायद अगले साल मार्च तक आ पाएगी। अभी रिसेंटली मैंने उनको दिया है। ये बड़ी एक अलग कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जो कि ही इज़ दी हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर। उसका मतलब है सबसे ज़्यादा ऊंचे गैलेंट्री अवार्ड्स, बहादुरी के मेडल जो हैं इसको मिले थे। राइट। वो है नायब सूबेदार चुन्नी लाल। अशोक चक्र उसको मरणोपरांत मिला था, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल। तो ये अवार्ड्स किसी को नहीं मिले। उसका पहला अवार्ड जो है वो सेना मेडल था, और सेना मेडल उसको मिला था सियाचिन की ऊंचाइयों में, जब वो 19 साल का था, मात्र 19 साल का था, यंग सोल्जर आया ही था, जिसमें बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला। राइट। ये मेरी बटालियन है जिसने वो अटैक किया था। बाना सिंह हमारी बटालियन का। चुन्नी लाल को फिर आगे चल के चुन्नी लाल को वीर चक्र मिला एक ऐसे ऑपरेशन में जिसमें मैं कमांडिंग ऑफिसर था। जब मैंने बताया, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था LOC पे, और वो कहानियाँ उसमें हैं उस किताब में, तो मैं उसके साथ कई बार कॉम्बैट में रह चुका हूँ। कितने ऑपरेशंस मैंने चुन्नी लाल के साथ किए हैं। उसको वीर चक्र वहाँ पे मिला। और बाद में कुपवाड़ा में 2007 में जब हमारी बटालियन LOC पर डिप्लॉयड थी एक बार फिर, वहाँ पे भी ऐसे ही एक टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटिंग कॉलम के साथ मुठभेड़ में उसने बहुत बहादुरी का परिचय दिया, और उसको उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसमें उसको अशोक चक्र से नवाजा गया था। तो ऐसा और कोई सोल्जर नहीं है जिसको अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल मिला हो। तो ये कहानी उसकी है। मेरा जैसे मैंने इस किताब में ऐसी सोल्जर्स की कहानियाँ लिखी हैं बहादुरी की, जो मतलब एक बाद में बैठ के लोग पढ़ लेते हैं। आइडिया है कि यूथ को हमें आई थिंक इंस्पायर करने के लिए अपनी जवानों की कहानियाँ, अपने इंडियन सोल्जर्स की स्टोरीज़
अपने टेक्स्ट बुक्स की तरह पढ़ानी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए। अब कारगिल युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन मनोज पांडे, मतलब ऐसे कितने नाम हैं, वो दिल मांगे मोर कैसे उसने फेमस कर दिया। तो ये सारी कहानियाँ मेरी समझ से हमें अपने स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए, जिससे वो प्रेरित हों, इंस्पायर्ड हों, और जैसे देश उन्नति के रास्ते पे चल रहा है, ऐसे ही हमारी पेट्रियोटिज्म की भावना भी बढ़ती रहनी चाहिए। राइट, ओके सर। सर आपके साथ मैं आई थिंक आई विल हैव टू डू, मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, तब शायद बहुत सारे नुआंसेस है आपके लाइफ को जो हम समझ पाएंगे। इनफैक्ट जो आपका एक्सपर्टीज़ रहा है काउंटर टेररिज्म का या कश्मीर वैली का, पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये सब कुछ मुझे सामने लाना, उसके लिए हमें बहुत सारे मल्टीपल पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। बट आज के पॉडकास्ट के लिए आई वॉन्ट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन। जब भी कोई आर्मी का पॉडकास्ट होता है, लोगों में ना बहुत ज़्यादा एक फैसिनेशन होता है एक आर्मी ऑफिसर से उनकी लाइफ की स्टोरीज सुनने का। बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि एक नेशन के लिए उन्हें कोई मैसेज मिले, बिकॉज बहुत सारी फोर्सेस है जो भारत को शायद डिवाइड करना चाहते हैं एंड हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं। बट एक आर्मी ऑफिसर असली में समझता है व्हाट इज़ अ नेशन। तो सर आपका कोई मैसेज अगर पूरे देशवासियों के लिए हो तो प्लीज़ सर। मैं जब भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बुलाया जाता हूँ, इनवाइट करते हैं टॉक देने के लिए, तो मैं हमेशा मेरे से पूछा जाता है, ये नहीं भी पूछा जाता तो मैं एंड करता हूँ अपना टॉक जो है हमेशा विद दिस मैसेज टू द यूथ, एंड इट इज़ फॉर द होल, फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। तो मैं वही दोहराना चाहूँगा, और मैं सबको ये कहता हूँ कि यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। आपको आर्मी में आना, यू आर वेलकम। आर्मी में आना चाहें जो भी यंग मैन एंड वुमेन, यू आर वेलकम टू जॉइन द आर्मी, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बट आपको आर्मी में आना ज़रूरी नहीं है अपने देश की सेवा करने के लिए। यू कैन सर्व द कंट्री by doing what you do to the best of your ability. The growth story of India needs all of you, all the skill sets. We need doctors, we need software engineers, we need architects, we need mechanics. We need all the skill sets for this growth story of India. And you are making it happen. So do what you do that to the best of your ability. It is you who are making it. आप बना रहे हैं इसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, और ये जो हिंदुस्तान का रुतबा है आज। एंड यस, इफ यू वांट टू रिस्पेक्ट अ सोल्जर, अगर आप सोल्जर की इज्जत करना चाहते हैं, देन बी अ गुड सिटीजन। इतना आसान नहीं है गुड सिटीजन बनना। यू हैव टू चूज द हार्डर राइट over the easier wrong. So if you want to respect a soldier, be a good citizen. Be a citizen worth dying for. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you so much. And sir, thank you for your service to the nation. Thank you. Thank you.